हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने कंप्लीट किया था पार्ट 8 को। ठीक है, पार्ट 8 बोले जिसको बोलते हैं क्या, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र राज्य क्षेत्र। इस चीज को हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, या फिर अगर कोई भी वीडियो आपका पहले वाले पार्ट का मिस हो गया है किसी कारणवश, तो फिर आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है सो सही से समझ में आए, पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 9 होगा आज हमारा। ठीक है, पार्ट 9 यानी कि पंचायती राज पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 9 में क्या है, पंचायती राज पढ़ेंगे या फिर पंचायत बोलते हैं। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि जो टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बोले या फिर बोले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नेंस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी बोले तो स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो टॉपिक है इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रहेगा आपका पंचायत या बोले तो पंचायती राज, पंचायत या पंचायती राज। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा म्युनिसिपालिटी यानी बोले तो नगर पालिका। ठीक है, इसको हम लोग दो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें जो पंचायती राज है वो किसमें आता है, वो आता है पार्ट 9 में। ठीक है, और ये जो नगर पालिका यानी म्युनिसिपालिटी जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है, ये आता है किसमें, पार्ट 9A में। यहीं पर अगर बात करते हैं इसके आर्टिकल का, तो ये आता है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ये 243 2430 में समझिएगा, 243 ओ है ये। ठीक है, और ये जो आता है वो आता है आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जेड जी। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन के अंदर ये दोनों चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या, पंचायती राज और नगर पालिका को। ठीक है, और अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें 29 सब्जेक्ट, इसमें 18 सब्जेक्ट है। ये सब तो खैर बेसिक बातें हो गई, इसके बारे में भी हम लोग आप आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसका जो पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला क्या है, पंचायती राज। तो आइए पंचायती राज को देखते हैं। पंचायत बोले या फिर पंचायती राज बोले, बात एक ही है। ठीक है, और ये पार्ट 9 में है और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। ये बात यहां लिखा हुआ है तो आप यहां पे हम दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक है ये। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इसका हिस्ट्री जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे ये आया, कौन इसको लाया, कौन कौन से इसमें कमिटी है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था वैसी व्यवस्था को बोला जाता है जिसके थ्रू शक्ति का, ठीक है, पावर का जो है सो विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण करने का क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण जो टर्म है उसके कहने का क्या मतलब है, उसके कहने का यह मतलब है कि प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रशासनिक शक्तियां कहने का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है उसको अलग अलग फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया,
इस तरह से जो जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, तो अलग अलग सेक्टर्स में उस पावर को बांट दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो ये उसके बारे में हो गया कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। अब इसमें छोटा सा पॉइंट है इलेक्शन को लेकर कि स्थानीय लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। अब जो पंचायती राज में जो मेंबर्स होते हैं, जो चुने जाते हैं, जैसे मुखिया चुने गए हैं या फिर जिला परिषद चुने जाते हैं, जो भी उसके अलग अलग ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो भी है, तो उसमें कौन चुनता है? स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी बोले तो इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। ठीक है, स्थानीय लोग द्वारा चुने जाते हैं। इसमें उस लेवल का हम लोग नहीं जाना है कि लोकसभा, राज्यसभा, वो सब नहीं करना, ये स्थानीय लोगों की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके संवैधानिक दर्जा का। बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया था? तो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत। जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायती राज को, वो दिया गया है आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, और इसी के तहत इसमें 16 नया आर्टिकल्स जोड़ा गया है, 16 नया आर्टिकल्स एडेड। 16 नया आर्टिकल्स क्या है? यही है 243 से लेके 243 ओ तक। ये किसके तहत जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और आपको याद होगा तो ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है संविधान के 11वां अनुसूची से। 11वां अनुसूची याद करिए, 11th शेड्यूल क्या कहता है? जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह बोलता है कौन? 11th शेड्यूल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये बात हो गई इसके संवैधानिक दर्जे की। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और आप रिलेट कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन के जो बात है। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ग्राम पंचायत के जो गठन का बात हम आपको बताए थे, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, वो किसके तहत था? वो था आर्टिकल 40 के तहत। और ये किसमें है? डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के में डाला गया है इसको। ठीक है, जिसके फुल सपोर्ट में कौन थे? जिसके फुल सपोर्ट में थे महात्मा गांधी। लेकिन हम आपको एक और पॉइंट बता दें कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने स्थानीय स्वशासन का विरोध किया था। स्थानीय स्वशासन का विरोध किया था। ठीक है, और महात्मा गांधी इसको क्या किए थे? सपोर्ट किए थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये इतना आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। अब आइए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कमिटीज को लेके। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसके जनक कौन है। ठीक है, तो इसके जनक किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। ठीक है, अब इनके रिलेटेड मतलब इनके नाम पे एक समिति है। ठीक है, जिसको है कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, बोले तो शॉर्ट में BRM कमेटी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो इस समिति को
पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसको पंचायती राज व्यवस्था का क्या माना जाता है? वास्तुकार, यानी कि आर्किटेक्ट। वास्तुकार बोलने का क्या मतलब है? आर्किटेक्ट। अब ये किस तरह का सिस्टम था? तो ये था 3 टियर सिस्टम था। बोले तो 3 टियर आर्किटेक्चर था ये। 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर कहने का क्या मतलब है कि 3 लेवल पे था। ठीक है, जिसमें पहला था ग्राम स्तर पर, बोले तो विलेज लेवल पे, विलेज लेवल। दूसरा ब्लॉक स्तर पे, बोले तो ब्लॉक लेवल। और तीसरा है जिला स्तर पे, बोले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो था वो किस लेवल का था? तो 3 लेवल का आर्किटेक्चर था उसका। कौन कौन था? विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, ग्राम पे, ब्लॉक पे और जिला पे। जिसमें जो फर्स्ट टियर था, मतलब जो पहला था वो ग्राम था, जो मिडिल वाला था वो ब्लॉक था, और जो तीसरा था यानी लास्ट वाला था वो जिला स्तर पे था। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत आता है किसमें? ग्राम स्तर पे, मतलब बोले तो विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे क्या आता है? पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आता है? जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लेवल पे क्या है, सेकंड लेवल पे क्या है और थर्ड लेवल पे क्या है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट लेवल पे आपका विलेज पंचायत, जो मिडिल लेवल या सेकंड लेवल पे बोले तो वह पंचायत समिति, और जो थर्ड लेवल पे बोले तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी जिला परिषद। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं इसके बारे में आगे। तो आगे पॉइंट कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो इसका उद्घाटन किया गया था वो किया गया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अब ये 2 अक्टूबर को ही इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और जो महात्मा गांधी थे वो फुल फ्लेज सपोर्ट किए थे पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, इसी के लिए उन्हीं की याद में 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन किया गया था नेहरू जी के द्वारा। और कहां पे? नागौर जिला, राजस्थान में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नागौर वो प्रथम जिला बन गया जो कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और राजस्थान के बाद जो दूसरा राज्य बना वो बना आंध्र प्रदेश। जिला कौन सा था? महबूबनगर। यानी कि जो दूसरा जिला जो पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था वो था महबूबनगर। उस समय ये था आंध्र प्रदेश में। करंटली जो महबूबनगर है वो है तेलंगाना में। ठीक है, और यहां पे कब इंप्लीमेंट किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को। यानी बैक टू बैक 2 डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको दर्जा दिया गया था पंचायती राज का, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो पहला राज्य जिसमें इंप्लीमेंट किया गया था पंचायती राज वो था कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वो पहला स्टेट था जहां पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अपनाया गया था। कहां? कर्नाटक में। और हम आपको बता दें कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, संवैधानिक दर्जा, उसको पूरी तरह से लागू कब किया गया था? उसको पूरी तरह से लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
दर्जा तो मिल गया 1992 में इसके तहत, लेकिन उसको जो पूर्णतः लागू कब किया गया, उसको 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को आप देखते हैं कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें आप एक क्वेश्चन आपके मन में और अराइज हो रहा होगा कि ये जो दर्जा दिया गया था ये किसके सिफारिश पे दिया गया था, यानी कि कोई भी संविधान संशोधन आता है तो किसी न किसी के जनरली सिफारिश पे आता ही है। तो ये लाया गया था एल.एम. सिंघवी कमेटी की सिफारिश पे, एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पे, समिति के सिफारिश पे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी। इसी तरीके से अगला हम लोग पढ़ेंगे अभी अशोक मेहता कमेटी, यानी कि अशोक मेहता समिति के बारे में। इसके आगे बात करते हैं कुछ अन्य कमिटीज के बारे में। जैसे हमने अभी पहले देखा था बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर उसके बारे में देखा था क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी था। ठीक है, उसके अलावा भी और कुछ कमिटीज हैं जो कि पंचायती राज से बिलोंग करते हैं, जो कि है अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, जीवी के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, पी के थुंगन कमेटी और वी.एन. गाडगिल कमेटी। ये 5 और ऐसे कमिटीज हैं बलवंत राय मेहता के अलावा जो कि पंचायती राज से संबंध रखते हैं। ठीक है, और जो ब्रैकेट में ईयर दिया हुआ है उस साल में उस समिति को लाया गया था, यानी उस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो अब बात करेंगे पहले अशोक मेहता कमेटी के बारे में। तो अशोक मेहता कमेटी क्या था? ये था द्विस्तरीय प्रणाली, बोले तो 2 टियर सिस्टम था ये। बलवंत राय मेहता क्या था? 3 टियर सिस्टम था। लेकिन जो अशोक मेहता कमेटी था जो 1977 में आया था, टेक्निकली लाया गया था 1978 में, लेकिन गठन हुआ था इसका 77 में। ठीक है, तो ये जो था वो 2 टियर सिस्टम था, यानी कि द्विस्तरीय प्रणाली था, जिसमें क्या क्या था? एक ग्राम स्तर था और एक जिला स्तर था। ठीक है, इसमें ब्लॉक की चर्चा नहीं है इसमें। जिसमें ग्राम स्तर पे किसका गठन की बात की गई थी? मंडल पंचायत का, और जिला स्तर पे जिला परिषद का। ठीक है, इसकी बात कही गई है किसमें? अशोक मेहता कमेटी में। ठीक है, और जो ये सब कमेटी है, जीवी की राव, एल.एम. सिंघवी, पी के थुंगन, वी.एन. गाडगिल, ये सब के बारे में उतना हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ था कि 1989 में, ठीक है, ये सब कमेटी तो अपना अपना कुछ कुछ राय तो दिए ही था, कमेटी का गठन हुआ है तो कुछ ना कुछ राय तो अपना देगा ही। तो इन कमेटी के राय के बाद 1989 के समय में 2 संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, 64वां और 65वां। ठीक है, जो 65वां सीएबी और 64वां सीएबी, ये जो दोनों सीएबी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये रिलेट करता था पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, उसके लिए ये था, ये बिल या विधेयक उसी के लिए लाया गया था, लेकिन ये उस समय पारित नहीं हो पाया, इसलिए उसको दर्जा नहीं मिल पाया। तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू उसको दर्जा मिला, और उस समय जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन पीएम थे? पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान के समय भी और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के समय में भी, यानी कि म्युनिसिपैलिटी को भी दर्जा मिला तो उस समय भी पीएम पीवी नरसिम्हा राव ही थे, और पंचायती राज के समय में भी पीवी नरसिम्हा राव ही थे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस समय क्या है कि बिल पारित नहीं हो पाया था 1989 में, और दर्जा नहीं मिल पाया था। ठीक है, क्लियर है? और इसको और डिटेल्स में पढ़ने की उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बस नॉलेज के लिए हम आपको बता दिए कि इतना और कमिटीज इसे रिलेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुल विषय की, यानी कि टोटल सब्जेक्ट जो पंचायती राज में डाला गया है वो कितना है? वो 29 विषय है। अब ये विषयों के बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि वो उतना पूछता नहीं उसके अंदर से, बस आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जानना है जो कि 29 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट में एक नोट कहता है। नोट क्या कहता है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पंचायत समिति नहीं बनाई जाएगी। मतलब पंचायत समिति बनाने का भी कंडीशन होता है कि वहां का जो पॉपुलेशन है, यानी कि उस स्टेट का पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख प्लस होना चाहिए। तो वही ये नोट कहता है कि जहां पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है जिस राज्य में, वहां पे पंचायत समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक नोट आप ध्यान रखेंगे।
अगला पॉइंट है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्यता, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो पहला पॉइंट कहता है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ का कंडीशन यही रहता है कि मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं, ठीक है। तीसरा है कि लाभ के पद पे ना हो, यानी कि डज नॉट कंटेन पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप सरकारी से कोई, यानी कि सरकार के माध्यम से, ठीक है, अगर कोई वेतन आपको मिल रहा है, किसी तरह का सैलरी मिल रहा है, तो फिर वो आप उसके एलिजिबल नहीं है, मतलब उसमें नहीं होने चाहिए, प्राइवेट का कोई वैल्यू नहीं है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला बात करते हैं पढ़ाई का। तो आपको तो पता ही है कि जितना भी अभी हम अपने आपको पढ़ाया था अभी तक, वो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, पढ़ाई लिखाई का कोई जिक्र नहीं है। आप झोला छाप, अंगूठा छाप जो भी हैं, रोड चलते आदमी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता है, आप गंवार भी हैं, फिर भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत गए तो फिर आपका जय जय है ही, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन राज्य है, हम पढ़ाई का जिक्र इसलिए किए हैं कि एक एक्सेप्शन यानी अपवाद राज्य है, ठीक है। और वो अपवाद राज्य कौन है, हरियाणा है। अगर हरियाणा में आपको पंचायत चुनाव या नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, ठीक है, नगर निकाय या फिर नगर पालिका का चुनाव आपको लड़ना है, तो आपको क्वालिफिकेशन में पढ़ाई, मतलब क्वालिफाई होने चाहिए आप, ठीक है। उसमें पढ़ाई आपको जरूरी है, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपको 10th पास आप होने चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी और बीसी कैटेगरी के हैं तो आप 8 पास होने चाहिए, यानी कि 8वां पास आप होने चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो आप 5वां क्लास पास होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, मतलब 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तभी आप हरियाणा में पंचायत या नगर निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये सिर्फ हरियाणा के लिए, बाकी में तो आप झोरा छाप, अंगूठा छाप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ सकते हैं आप। लेकिन अपवाद में एक ही ऐसा स्टेट आता है, ठीक है, जहां पे योग्यता की जरूरत है, जहां पे आप पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। अब बना दिया जाता है, कोई गंवार लोगों को, कुछ अनपढ़ है, कुछ आता जाता है नहीं, और फिर वो डिसीजन लेने लगता है, तो वो सोच समझ के तो लोगे नहीं, जो आसपास के लोग उसको बढ़ाएगा चढ़ाएगा वो अपना डिसीजन कर देगा। यही होता है ना, मतलब अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो फिर वो सोच समझ के डिसीजन लेगा। तो ये हरियाणा का एक अच्छा कदम है कि वो क्वालिफिकेशन को कंपलसरी किए हुए है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारा पूरा जो जो कमिटीज है उससे रिलेटेड, और कुछ योग्यता है पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि उसके बारे में, पंचायती राज के इंट्रोडक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड कमिटीज के बारे में और क्वालिफिकेशंस के बारे में। और कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अगला क्लास में हम इसके रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सारा ही जिक्र कर देंगे, अगर सारा इंपॉर्टेंट है तो सारा जिक्र करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको क्लास ये कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक वीडियो को जरूर किया कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल आर्टिकल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।